हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग वन शॉट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लास 10th मैथ्स का लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वास्तविक संख्याएं में क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम। उसके बाद पढ़ेंगे अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत जो उसकी नियम है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, किसी भी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। ये सारी चर्चाएं आज के इस वीडियो में होंगी और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस वास्तविक संख्याएं का पूरा टोटल जितना भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम बोर्ड में, वो सारा कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो देरी क्या करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। तो हम लोग काल्पनिक संख्याओं के बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। क्योंकि काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं मिलकर जो बनती हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो आपको पढ़ना है आगे की कक्षाओं में। क्लास 10th में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या परिवार के बारे में। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? तो एक सिंपल सा इसका परिभाषा है कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या होती है संख्या रेखा? तो एक रियल स्पेस होता है जिसको बोलते हैं रियल स्पेस, जिसमें एक्स वाई जेड या आर रो फाई यानी जो वास्तव में किसी जगह पर दिखाई दे। रियल का मतलब क्या? सच में जो हो रहा हो, जिसको आप प्लेस कर सके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक निर्देशांक सिस्टम में। आप किसी बिंदु को, किसी भी संख्या को अगर प्लेस कर सकते हैं तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है तो 1 से लेके इधर इंफिनिटी तक और इधर -1 से लेके इंफिनिटी तक, और मूल बिंदु होता है, इसको कहते हैं 0, है ना। तो मूल बिंदु है 0, इसके इस तरफ पॉजिटिव, इसके इस तरफ निगेटिव। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके इधर जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं, चाहे वो भिन्न संख्या हो, चाहे वो कैसी संख्या हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कोई भी संख्या, ये सारी संख्याओं का समूह इस नंबर लाइन पर प्लस और माइनस में, 0 से प्लस में और 0 से माइनस में दर्शाया जा सकता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर भिन्न आ सकता है, दशमलव आ सकता है, शांत आ सकता है, अशांत आ सकता है, इसके अंदर आपका धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, परिमेय आ सकता है, अपरिमेय आ सकता है। दुनिया की सभी संख्याएं जिनको आप संख्या रेखा पे रख सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? और मुख्यतः इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक होता है परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब क्या होती है रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं और क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, इसके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप रियल नंबर का सेट बताना चाहते हो कि रियल नंबर किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। क्लियर है? रियल नंबर क्या है? अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या जवाब दोगे कि जो भी संख्या है जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। चलते हैं आगे और बात करते हैं रियल नंबर्स में परिमेय संख्याओं के बारे में कि क्या है परिमेय संख्याएं। भिन्न और परिमेय संख्याओं में थोड़ा सा फर्क होता है जो मैं आपको बताऊंगा। हर भिन्न एक परिमेय संख्या है लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न नहीं है।
तो कहेगा सर कैसे? क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो सबसे कॉमन सा जो इसका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 नहीं हो। ये इसकी परिभाषा है, परिमेय संख्या की परिभाषा है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q। कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q ये दोनों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 जो भी नंबर्स हैं पूर्ण, तो पूर्णांक उसको कहते हैं। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी एग्जांपल्स में देख सकते हैं 1/2। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीचे 0 नहीं हो सकता। ये 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब है 0 और इसके बटा में कुछ नहीं है, जिसका मतलब है बटा में 1। ऊपर p 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। q 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का एकमात्र कंडीशन ये है कि q 0 नहीं हो सकता है। यानी अगर 7/0 अगर आप लिखते हैं तो ये अपरिभाषित है। बहुत सारे लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, नहीं, ये अपरिभाषित है। 0 से किस संख्या में भाग आप नहीं लगा सकते हैं, और इस संख्या को आप नंबर लाइन पर अंकित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो 0 है ये नीचे नहीं हो सकता है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, और जो भी है आप पॉज करके वीडियो को, अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो पहले उसको ट्राई कीजिएगा, फिर उसका आंसर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आप पढ़ाई में लगातार उसमें रिलेटेड रहेंगे। ये जो है वन शॉट रिवीजन समझ लीजिए इसको, कि पूरे चैप्टर का एक साथ आपको एक जगह पर कलेक्टिवली मिल जाएगा और मजा आएगा इसमें। आइए चलते हैं। तो हमने कहा परिमेय संख्याएं जो होती है वो हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है, और उसमें p जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। जो q है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। यहां एग्जांपल है -7/3। p कितना है? -7। q कितना है? 3। दोनों का दोनों इंटीजर है, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये जो है 0 नहीं हो सकता है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर है परिमेय संख्याएं? आइए चलते हैं अब आगे, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। क्या होता है अपरिमेय संख्या? तो उससे पहले हम लोग परिमेय संख्या को दो रूप में लिखा जा सकता है, वो हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या p/q को जब हम दशमलव रूप में बदलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हमेशा दशमलव रूप में ही हो या हमेशा भिन्न रूप में ही हो। अगर 2.4 लिखा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा है कि हमेशा p/q के रूप में ही रहे, कहा है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर 2.4 है तो आपको पता होगा कि इसको आप 24/10 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको आपने p/q के रूप में लिख दिया तो ये संख्या कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा सा हिस्सा आ सकता है, सॉल्व कीजिएगा तो 12, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके 12/5 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? जिसमें 24/10 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 2.4 क्या आ गया? यहां से परिमेय संख्या आ गया। तो इसमें जो दशमलव प्रसार होता है इसका, ये दो तरह का होता है। यानी परिमेय संख्या को अगर आप दशमलव रूप में बदलते हैं तो दो तरह का बदलता है। एक ऐसा बदलता है जो खत्म हो जाता है, जैसे देखिए, यदि q के अवयव के रूप में 2 या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तो दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। शांत का मतलब खत्म हो जाना, कोई भी चीज शांत होने का मतलब क्या? खत्म हो जाना। और 2 या 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणक रहे तो दशमलव प्रसार अनंत और आवृत्ति होता है। ये दोनों चीज मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, एग्जांपल्स है, इसको आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एक सिंपल सा मैं परिमेय संख्या लेता हूं, 12/5, 12/5। ये एक परिमेय संख्या है, बोलिए हाँ या ना। p/q के रूप में है, q 0 नहीं है। क्लियर है? चलिए भाग लगाइए तो 5 से 12 में, 5 दूनी 10, शेषफल 2, दशमलव दिए तो यहां 0 आ गया, 4 12 में 20। क्या ये खत्म हो गया? बोलिए हाँ या ना।
इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है 2.4, ये हो गया शांत। क्या हो गया? ये शांत। क्लियर? इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। ये शांत है, ये पूरा पूरा कट गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं 10/3। अब भाग लगाइए तो जरा चेक कीजिए, 3 से भाग दीजिए तो 10 में, 3 तिया 9, 1 बच गया। फिर दशमलव दिए, 0 आया, फिर लगाए 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, दशमलव है 1 0, फिर से बच गया। इस तरह से भाग दीजिएगा तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू जो है वो 3.3333, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत, खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है इसमें कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, एक तय समय के बाद ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहां भी 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, तो संख्या रिपीट करते रहेगा। या अगर मान लीजिए 1 2 आएगा तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसा रिपीटेशन होते जाएगा, 12 12 12 12 12, बार बार रिपीट करेगा दशमलव के बाद। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो खत्म भी नहीं होता और साथ में रिपीट भी कर जाता है, बार बार एक ही तरह की संख्या आती रहेगी, तो वो परिमेय संख्या का रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे मैं जब अपरिमेय समझाऊंगा तो वहां ये वाला चीज जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। वहां रिपीट नहीं होता है, यहां रिपीट होता है। अशांत दोनों कहलाएगा। अशांत का मतलब जो खत्म नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत का सीधा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, शांत का सीधा मतलब टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन रिपीट करना जरूरी है उसका परिमेय संख्या होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका, सब लोग इसको नोट कर लेंगे कि अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो कम से कम उसको दोहराना पड़ेगा। भाग लगाते जाइए तो सेम आता जाएगा, फिर से रिपीट कीजिएगा, बार बार सेम होता जाएगा। तो जब सेम होता जाएगा इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो वो पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, जो कि मैं एग्जांपल 1 दिया हूं। दूसरा हो सकता है कि जो खत्म नहीं हो और रिपीट हो, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर कोई भी आपसे पूछे, कोई नंबर दे दे, किसी भी तरह का PYQ दे दे और उसको बोले आपसे कि भाई बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो चुपचाप उसको चेक कर लेना है। पहला तरीका तो यह है कि PYQ के रूप में है या नहीं है। अगर ऐसे बटा के रूप में दिख गया मतलब वो है ही है। क्लियर है? अगर दशमलव रूप में दिया है तो आप चेक कर लेना कि दशमलव रूप में क्या वो खत्म हो जा रहा है। अगर वो खत्म हो जा रहा है उसका दशमलव प्रसार, इसका मतलब सीधा सीधा वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा चीज क्या देखना पड़ेगा? देखना यह पड़ेगा कि सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तय समय के बाद, जैसे 1 2 3 तो फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, ऐसा अगर रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाए तो आप कहिएगा कि बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो परिमेय संख्या को पहचानना आप दशमलव रूप में भी पहचान सकते हैं और भिन्न रूप में तो आसानी से समझ में आ ही जाता है। अब इसमें बात है कि अगर भिन्न रूप में दिया हुआ है, अगर भिन्न रूप में दिया हुआ है तो बिना भाग लगाए कैसे चेक करेंगे? अब ये भी बड़ा स्मार्ट तरीका है कि बिना भाग लगाए कैसे चेक करेंगे, वही बता रहा है यहां पर। ये जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आप भाग नहीं लगाना चाहते हैं, बिना भाग लगाए भी आप बता सकते हो कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही आप चेक करते हो, मान लीजिए है 7/25, क्या है? 7/25। तो इसको अगर आप चेक करोगे और बोलोगे कि बताओ ये शांत है अथवा अशांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, कैसे चेक होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को उठाओ। ये PYQ है ना? बोलो हाँ या ना? PYQ है। आप Q को उठाओ और उसका अभाज्य गुणनखंड करो, चेक करो। 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 5 से लग रहा है, तो 5 से 5 बार में कहानी खत्म। बोलिए। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 7, इसको लिख सकते हो 5 गुने 5, या इसी को एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म है 7 × 5 का पावर 2। 2 बार रिपीट हुआ है 5, तो 5 का पावर 2। अगर ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, या एक और एग्जांपल ले लो,
मान लो इसमें ले लो 7/8। फिर से P से मतलब नहीं है, P से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है, अपने को मतलब है Q से। तो 8 का चेक करो, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। क्लियर? तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो लिखोगे 7/2 गुने 2 गुने 2, या इसी को लिखोगे 7/2 का पावर 3। क्लियर है? 3 बार रिपीट हुआ है, 2 का पावर 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं, मान लीजिए 11/100, 11/100 ले लेते हैं, या चलिए 50 ले लेते हैं, 100 लेने में तो सब क्लियर ही दिख रहा है। चलिए 11/50 ले लेते हैं। अगर आप 50 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से आ जाएगा 25, फिर 5 से लगेगा 5 बार में। तो अब चेक करो, इसको आप जब लिखोगे तो ये लिखोगे 11 और बटा में लिखोगे 2 गुने 5 गुने 5, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे 11 बटा में 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जितना भी मैंने लिखा है, इन सब के नीचे वाले हर में यानी Q में या तो 2 है या 5 है या दोनों है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, या तो 2 रहे सिर्फ, या तो सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 रहे। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 2 और 5 है। अगर गुणनखंड में इसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं है तो यह शांत है। ये सब का सब क्या कहलाएगा? शांत प्रसार वाला है, शांत प्रसार। याद रहेगा? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, चलिए देख लेते हैं उसको। बैठ जाओ। हाँ, इसको क्या हो गया? वेट मिनट, थोड़ा सा ये अटक रहा है। अच्छा, यहां बैठ गया मक्खी बाबा, नहीं बोलूं कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आप इस चीज को चेक करते हो कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको पहचानना है कि कोई भी शांत है या अशांत है, अरे भागो यार, मक्खी परेशान कर रहा है। तो अगर आप इसको लिखते हो P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, यानी 2 और 5 के अलावा गुणनखंड में कुछ भी और नहीं आता है, तो ये कहलाता है शांत। क्या कहलाता है? शांत, यानी टर्मिनेटिव। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Q से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 31/75, 31/75 ये कैसा है, शांत है कि अशांत है? क्लियर? इसको आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में कि 31/75 शांत प्रसार वाला परिमेय संख्या है या अशांत प्रसार वाला है। और अशांत वाला है तो रिपीटिंग है कि नहीं, भाग लगा के देख लीजिएगा वो भी कि हाँ सर रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीटिंग आएगा एक न एक समय के बाद, ये रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का प्रसार अगर अशांत होता है तो वो दोहराता है ही है, चाहे कितनी देर बाद भी दोहराए, लेकिन दोहराएगा। तो ये भी आप चेक कर लेना। तो शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं परिमेय संख्या का, हम लोग समझ गए। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या को पहचानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को रैशनल बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दो ही तरह की तो वास्तविक संख्याएं हमने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसका जो दशमलव प्रसार होता है न तो खत्म होता है और न ही दोहराता है। जैसे यहां देखिए √2 है एग्जाम्पल, √3 है, पाई है, इसी तरह से देखिए ई होता है। अब यहां चेक कीजिए 0.10, 100, 100, 100, 140। कहने को तो लग रहा है कि सर रिपीट तो कर रहा है, नहीं, ये 10 था तब फिर ये 100 हो गया, 1000 हो गया, फिर 10 आ ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए आगे 10 आया भी तो 10 के बाद 100 नहीं आके 1000 आ जाएगा।
अगर ऐसा हो गया तो ये कोई रिपीटेशन नहीं है, फिक्स तरीके से रिपीट नहीं कर रहा है। यही अगर 0.1010101010 रहता तो ये रिपीट कर रहा था, 10101010 पैटर्न दिख रहा था। लेकिन यहाँ कोई आपको दोहराव नहीं दिख रहा है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं है। डॉट 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 का मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसी सभी संख्याएं दशमलव प्रसार रूप में जिनका दशमलव प्रसार न तो खत्म होता है न ही रिपीट करता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखिएगा, तभी वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनते हैं, वास्तविक संख्याएं बनते हैं। परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कि भले ही उसका दशमलव प्रसार शांत हो ना हो उससे मतलब नहीं है, वो नंबर लाइन पर है, इसीलिए वो वास्तविक संख्याएं का समूह है, उसका एक हिस्सा है। तो अब एक बहुत ही फेमस सा आप लोगों के लिए एक थ्योरम आता है, एक आता है लेमा बोलते हैं इसको, कि वास्तविक संख्याओं का यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन प्रमेय या भाजक एल्गोरिदम। क्या होता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम? तो इसमें लैंग्वेज के रूप में देखिए तो सिंपल सा बात बोल रहा है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, जहां R जो है हमेशा B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, या 0 भी हो सकता है। जब 0 होता है वहीं पर उसका मौसा निकालने के तरीके हम लोग आगे बात करेंगे। अभी इसको एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर है 10, एक नंबर है मान लीजिए 10 और दूसरा नंबर है 125। ये दो धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर? ये दो धनात्मक पूर्णांक है और जनरली यहां पर जो है a बड़ा होता है b से, क्योंकि b से भाग लगाते हैं a में, a बड़ा होता है b से, तो a बराबर BQ प्लस R लिखते हैं, कॉमनली ये यूज किया जाता है। तो यहां पर a इतना हो गया 125 और b कितना हो गया 10 हो गया। कोई क्लियर? तो a को हम b के गुणज के रूप में लिख सकते हैं जहां पर कुछ शेषफल बचेगा। कैसे? तो देखिए यहां पर a में हाँ, a में भाग देते हैं हम b से, 10 से भाग दे रहे हैं। a में क्या कर रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो 2 बचा और यहां 5 हुआ, 2 बार भाग दिए तो 20 आया और 5 शेषफल बच गया, यही ना हुआ। अब चेक कीजिए इसी चीज को कि अगर हम 125 को लिखना चाहें 125, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 125 बराबर आप लिख सकते हो, b का मान कितना है, b का मान है 10 गुने q का मान कितना है, q इसको बोलते हैं, ये q है, ये r है और ये b है और ये a है। तो q कितना है 12 प्लस r कितना आया 5, चेक कर लो ना, 12 दाही 120, 5 125। इसी तरह से हर दो नंबर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए एक और देख लेते हैं, आइए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं a दे देता हूं आपको, हाँ मैं a दे देता हूं आपको मान लीजिए कि 215 और b दे देता हूं मान लीजिए 12, ये मैंने दे दिया, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं a को b के रूप में लिख सकता हूं सीधे। चेक कर लीजिए, b वाले से भाग दीजिए a में, तो 12 एकम 12, 9 बच गया, 5 12 छक 72 84, 7 बार लग गया तो 84, तो यहां से बच के कितना आ गया 11 आ गया। क्लियर है? तो ये q है, ये r है, रिमाइंडर है तो इसको r बोलते हैं, इक्विवेलेंट है, और ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, 215 को लिखा जा सकता है क्या, सबसे पहले तो 12 b गुने 17 प्लस रिमाइंडर 11। गौर से देखो कि 11 क्या 12 से कम है, ये r हमेशा b से कम आ रहा है क्या, देखो r जो है ये r था,
ये Q है, ये B है और ये A है। B था 12, R आया 11। तो R ऐसा ही होगा, या तो 0 से R के, 0 से B के बीच में होगा, और ये सभी के लिए लिखा जा सकता है। तो यही सिस्टम हम लोग यूज करते हैं HCF, दो संख्याओं के HCF को ज्ञात करने के लिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या जो आलसी बच्चे हैं वो इसका एसेस ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, और ये VVIP फॉर बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन जनरली रहता ही है 2 नंबर का, तो 2 नंबर ये सीख गए और 2 नंबर आपका पक्का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि यूक्लिड की विभाजन विधि द्वारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्या था यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम? ये था A बराबर BQ प्लस R, जहां R हमेशा 0 से B के बीच में था। B के बराबर कभी नहीं होगा, B से छोटा होगा या 0 होगा, लेकिन B के बराबर कभी नहीं होगा। अब इसी चीज को हम लोग 2 संख्याओं के HCF को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अपने को चाहिए 24 और 60, ये 2 धनात्मक संख्याएं हैं, और इसका हमको चाहिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF महत्तम समापवर्तक। क्लियर? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये पहली संख्या हो गई 24 और दूसरी संख्या हो गई 60। तो हमने क्या कहा, बड़ी संख्या को क्या ले लेंगे? A। यहां A बराबर है 60, B बराबर है 24। तो A को हम लिखेंगे किसके टर्म्स में? B के टर्म्स में। आइए लिखते हैं A, यानी 60 को अगर आप लिखना चाहोगे 24 के टर्म्स में, तो भाग दो 24 से 60 में। तो 24 दूनी 48, बच गया कितना? 12। तो आप इसको लिख सकते हो 24 गुने 2 प्लस 12। लिख दिया। मैं इसको तरीका बता रहा हूं कि 24 और 60 का HCF कैसे, इस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि इसको बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन विधि। तो आपने 60 को क्या लिखा? 24 गुने 2 48 प्लस 12। तो यहां चेक करो, यहां चेक करो कि ये क्या आया, ये Q है, और ये क्या आया है? R है। तो इस प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं। कैसे बार बार दोहराएंगे? तो 60 को मैंने 24 प्लस 2 गुने 12 लिख दिया ना, बोलिए हाँ या ना? लिख दिया। अब जो है बराबर के जस्ट इधर वाला जो यहां पर आपको R दिख गया, ये तब तक रिपीट करते हैं जब तक R क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। और जहां पर R 0 होता है वहां पर हम LCF उसको HCF मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप 24 को अब भाग लगाइएगा जो R आपका बचा है उससे। अब इसको इसके टर्म में लिखिएगा। अभी R 0 हुआ, R 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। जहां पर R 0 हो जाएगा उसी के B को हम लोग ले लेते हैं HCF, याद रखिएगा। तो 24 को अब 12 के टर्म में लिखेंगे, तो 12 से भाग दिए तो 12 दूनी 24 आएगा। अब प्लस में कितना आएगा? 0। देख लो, 12 से 24 में भाग लगाए तो 12 दूनी 24, ये खत्म हो गया, यानी 0 बच गया। बोलिए हाँ या ना? तो 12 गुने 2 प्लस 0। तो इस बार जो फॉर्मेट है, यहां R बराबर क्या आ गया? 0, यानी 24 12 के मल्टीपल में आ गया। तो हमारा HCF क्या निकल के आ जाएगा? यहां पर जो नंबर है ये निकल के आ जाएगा 12। तो ये 24 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 निकल के आएगा। आपको बार बार दोहराते रहना है जब तक R नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो जो B होगा उसको जो रिमाइंडर है उससे बार बार भाग देंगे। नियम यही है। क्या नियम है? ये A था, ये B था, A बराबर BQ प्लस R लिखा मैंने, R 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर B वाले को उठा के A बना लेंगे और R वाले को उठा के B बना लेंगे। याद रहेगा, B वाला उठ के क्या बन गया? B वाला उठ के क्या बन गया? A, और R वाला उठ के क्या बन गया? B। याद रखिएगा, B को क्या बना लेंगे? A, और R को क्या बना लेंगे? B। और ये प्रोसेस बार बार दोहराते जाएंगे तब तक जब तक R का मान क्या नहीं आ जाए? 0।
और जहां r का मान 0 आएगा उसका जो b होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा HCF। सॉरी। तो यूक्लिड विभाजन विधि जो है, इस विधि में हम लोग इसी तरीके से HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा कि इसका 32 और 50 का HCF क्या होता है यूक्लिड विभाजन विधि से, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। किसी को भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर से ट्राई कर सकते हैं समझने का, क्योंकि रिपीट पे आप इसको देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं HCF और LCM का गुणनफल प्रमेय। ये बहुत ही इजी चीज है और इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पहली संख्या, इसको ऐसे लिखता है, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है म स गुने ल स, दोनों संख्याओं का, ए और बी का और ए और बी का। ये क्या है, सिंपल सा है। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही है, एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर 12 और 24 है, दो संख्या है, पहली संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या हो गई 24। ए और बी हमने दो संख्याएं ले ली कि 12 है और 24 है। अब इससे आपसे पूछे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा, h बराबर 12 आएगा। क्लियर है, तो चेक कर लीजिएगा, या इसको ऐसे एक अच्छा सा ले लेते हैं कि 12 और 16 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। 12 और 16 ले लेते हैं तो वो समझने में इजी होगा, एग्जांपल देना भी इजी होगा। 12 है और 16 है, ए हो गया 12, बी हो गया 16, तो दो संख्याएं हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो धनात्मक संख्या है। अच्छा, इसका HCF अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, इसका HCF जो है वो 4 आता है, 4 आएगा। ठीक है, 16 है, हाँ 4 आएगा, HCF 4 आएगा। तो आपसे पूछ देगा कि LCM कितना होगा, तो आप इस का यूज कर सकते हो, HCF गुने LCM। फॉर्मूला क्या है, HCF गुने LCM बराबर है A गुने B। तो यहां से आप लिख सकते हो 12 गुने 16 बराबर HCF 4 है, और यहां से आप LCM निकाल सकते हो। कैसे, ये 4 गुना में है, इस तरफ आएगा तो 4 किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 12 गुने 16 अब बट्टा में आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा LCM, 4 से कट जाएगा 4 बार में, यानी LCM निकल के आ जाएगा आपका, LCM निकल के आ जाएगा आपका, सॉरी यहां से फिर से इसको लिखना पड़ेगा मुझे, फिर से मक्खी बैठ गया। दूसरी संख्या, इसको फिर से मैं लिख देता हूं, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मक्खी तुम मर जाएगा मेरे हाथ से, फिर से बैठ गया। मक्खी बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो ये जो है दूसरी संख्या, आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या थी, तो ये होगी 12 गुने 16 और बटा में 4 बराबर आ गया था LCM। तो सॉल्व किए थे तो ये 4 बार में, तो LCM जो था वो निकल के आ गया 48, LCM निकल के आ गया 48। क्लियर है, तो इस तरह से आप बना सकते हो कि पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या पता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या आपका क्या निकल के आएगा, LCM गुने HCF। तो कभी आपको HCF दे देगा, कभी LCM दे देगा, कभी दोनों संख्या में से एक संख्या गायब कर देगा, लेकिन आपको HCF और LCM का जो गुणनफल प्रमेय है इसका यूज करके दोनों संख्याएं में से कोई भी संख्या अगर ज्ञात हो तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये है एक अंक गणित का मौलिक प्रमेय, या इसी को बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। मौलिक या आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, यानी एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे यूक्लिड विभाजन का, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, मौलिक प्रमेय, कुछ भी बोलिए। क्या है कि इसमें एक से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसको अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है लैंग्वेज इसका,
लैंग्वेज ये है कि अगर एक से बड़ा कोई भी संख्या है, जैसे अगर 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 या 1 गुने 2 लिखिए, ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा कोई भी संख्या है, भाज्य रहे अभाज्य रहे, 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2। अगर मान लीजिए कि 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। यानी सभी संख्याओं को, एक से बड़ी सभी संख्याओं को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि हमेशा उसको अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, इधर साइड खाली आपका अभाज्य संख्या ही आएगा। कौन सा संख्या आएगा? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या होता है? अभाज्य। इसको प्राइम बोलते हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभाज्य यानी प्राइम, और कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। तो जो भाज्य संख्याएं होती है वो कटती हैं। अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, या फिर स्वयं से। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, या तो मैं हूं या तो तुम हो, तीसरा कोई नहीं है। हम लोगों के बीच में तीसरा कोई नहीं है सर। थर्ड पार्टी जो है ना, पबजी में 2 पार्टी के बीच में चल रहा होता है मारपीट, और थर्ड पार्टी इंटर कर जाता है, कहानी खतरनाक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई नहीं। अभाज्य संख्याओं में 1 एंड सेकेंड, मतलब हम हैं या 1 है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। तो यहाँ पर चेक करो, ये सब कोई, 2 जो है या तो 2 से कट रहा है या 1 से कट रहा है, 3 जो है 3 से कट रहा है या 1 से कट रहा है, 5 जो है वो भी या तो 5 से कट रहा है या 1 से कट रहा है। तो कोई भी नंबर ले लो, कितना बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, अगर आपको उसको लिखना है तो एक ही मात्र तरीका होगा अभाज्य गुणनखंड का। एक ही तरीके से उस अभाज्य गुणनखंड को लिखा जा सकता है, और उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 90 है तो 90 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले 2 से लगाओगे तो ये 45 बार में कटेगा, फिर आप 2 से नहीं लगाओगे, 3 से लगाओगे तो 15 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाओगे तो 5 बार में कटेगा। अब चेक करो, 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, और गुने 5 एक बार है तो 5 का पावर 1। तो ये 2 3 और 5, ये तीनों का तीनों अभाज्य है। तो इस तरह से अंकगणित का मौलिक प्रमेय है, और इसका यूज करके आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है, यानी आधारभूत प्रमेय है। इससे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, 2 से अधिक संख्याओं का भी। चलिए, तो उसको हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन से जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं कर देता हूं, आपका समझा देता हूं कि इससे आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन में भी उसको समझेंगे, कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, किससे यूज करके? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। सबसे आसान तरीके से समझाते हैं। एलसीएम जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ बहुत इजी है, बहुत इजी है। आइए समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको, कि मान लो मेरे पास है 12 और मान लो मेरे पास है 50। ये 2 संख्याएं हैं, 2 धनात्मक संख्याएं हैं। इन दोनों धनात्मक संख्याओं के लिए आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक तो तरीका था आपके पास यूक्लिड विभाजन का, एक तरीका था आपके पास यूक्लिड विभाजन का। क्या था यूक्लिड विभाजन? उसमें आप ये था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या के a बराबर bq प्लस r के रूप में लिखते थे, और वहां से आप सॉल्व करते जाते थे जब तक कि r 0 ना हो जाए। लेकिन यहां एक और तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करोगे। तो दोनों का आप निकालो प्राइम फैक्टर। 12 का निकालोगे तो 12 का आएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। क्लियर है? ठीक इसी तरह से आप 50 का निकालो। 50 का निकालोगे तो 2 से आएगा 25 बार में, और 5 से आएगा 5 बार में। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसको लिख दो। 12 को लिखोगे तो लिखोगे 2 का पावर, ऐसे इसको लिखो, ऐसे लिखो, 2 का पावर 2 गुने 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 1।
यहां पर क्या है 50 है, तो यहां पर लिख सकते हो इसको 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 5 है, तो यहां आया 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। बोलिए हाँ या ना। HCF है ये। हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको पावर के रूप में लिख दिया। पावर का रूप समझते हो ना, 2 कितनी बार आया था, 2 बार आया था, तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 3 का पावर 1। यहां 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो सबसे पहले इसमें आप चेक करते हैं कि कौन सा चीज सब में है, उसी को काउंट करते हैं। यहां चेक करो, 2 है यहां पर, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। रिपीट करते चलिएगा, हमेशा समझते चलिएगा कि हम लोग HCF में क्या चेक करते हैं। HCF में चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसका नाम ही है कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो देखिए जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो क्या हम 3 को लेंगे, क्या हम 3 को लेंगे, नहीं। क्या हम 5 को लेंगे, नहीं। अब सवाल आता है कि 2 का पावर यहां 2 गो है, 2 का पावर यहां 1 गो है, 2 का पावर 2 गो है, 2 का पावर 1 गो है, तो इसमें छोटा पावर लेते हैं। याद रखिएगा HCF में कौन सा पावर लेते हैं, छोटा। मैं पावर के रूप में क्यों समझा रहा हूं, मैं पावर के रूप में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये LCM वाले में भी मदद करेगा, LCM वाले में भी मदद करेगा, इसलिए पावर। वरना तो एकदम सिंपल है कि देखिए सब में जो मिलता है उसको उठा लीजिए और यहां से HCF 2 हो जाएगा सीधे। ये तो एकदम बच्चों वाला है, बचपन में LKG UKG में पढ़ते थे, HCF निकालना है बउआ, तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए और ऊपर से नीचे तक जो कॉमन दिख रहा है गोल कर दिए। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं गोल किए, जो सब में रहता है उसी को लेते हैं। HCF आसान है, महत्तम निकालना बहुत ईजी है। जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जो भी डिजिट, जो भी अंक, जो भी अभाज्य संख्या सब में हो कॉमन, उसी को लेते हैं और एक बार लेते हैं। तो ये 2 हो गया इसका सीधा आंसर। लेकिन यहां से मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप ये समझोगे तो आप LCM भी समझ जाओगे। तो आइए समझते हैं इसको कि यहां पर 2 का पावर 2 है और यहां पर 2 का पावर 1 है, तो हम लोग यहां पर HCF में कौन वाला लेते हैं, H है, तो ठीक इसका उल्टा पावर कौन वाला लेंगे, छोटा वाला। याद रखना, हाई है तो लो, लो वाले में कौन लेंगे, हाई लेंगे। तो हाई है तो छोटा, जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो छोटा पावर कौन है, 2 का पावर 1 कि 2 का पावर 2, 2 का पावर 1। तो HCF जो हो जाएगा इसका 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा आंसर। कितने लोगों को HCF समझ में आया, आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले PF निकालेंगे, प्राइवेट फंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो सब में है, 3 यहां था लेकिन यहां नहीं था, 5 यहां था लेकिन यहां नहीं था, तो इसको शामिल यहां पर नहीं करते हैं। इसमें शामिल किसको करते हैं, तो जो भी, ध्यान से सुनिए, जो भी सब में शामिल हो उसी को शामिल करते हैं, और उसमें भी कौन वाला लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। अगर यही 12 और 50 का LCM निकालना हो तो इसमें भी आप अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो 12 का यहां पर भी निकल के आया है 2 गुने 2 गुने 3, और 50 का निकल के आया है 2 गुने 5 गुने 5। यहां पर भी 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 1 है। यहां पर भी 2 का पावर 1 है, गुने 5 का पावर 2 है। बोलिए हाँ या ना। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए, जैसे ही आपको ये दिख जाए, तो LCM वाले में कुछ नहीं लगाना, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पहले सब में जो मिले उसको घुमा दो, फिर दूगो में जो मिले उसको घुमा दो, ऐसा नहीं करना। जो मैं बता रहा हूं, जो एकदम बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, उसमें कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट लगाइएगा। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको देखना है, वहां आपने क्या देखा था, छोटा, यहां आपको देखना है LCM लोअर था, तो यहां देखिएगा बड़ा। तो सबका सबसे बड़ा पावर ले लीजिए, बात खत्म। जितना कुछ दिख रहा है ना उसमें सबसे बड़ा पावर ले लीजिए। तो इसका, अगर इसका आप LCM लेना चाहोगे, LCM लेना चाहोगे, तो 2 वाले में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, यहां 2 है यहां 1 है, कौन ज्यादा, 2, तो हम ले लेंगे 2 का पावर 2। 3 वाले में यहां 1 पावर, यहां 1 को पावर नहीं, तो कौन बड़ा है, 3 का पावर 1, इसका पावर 1। 5 वाले में यहां 2 पावर है, यहां 0 पावर है,
5 का पावर 0 मैंने क्या 1, तो यहाँ 2 पावर है और यहाँ 0 पावर है, तो 5 का पावर भी क्या ले लेंगे ज्यादा वाला, सबका ज्यादा वाला ले लेंगे और निकाल लेंगे, दिया जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो आंसर विल बी 2 4 12 25 60 25 300, यानी एलसीएम आएगा 300 और एचसीएफ आया 2। अब इसी चीज को आप गुणनखंड प्रमेय से गुणनफल प्रमेय से चेक कर सकते हैं। एलसीएम 300 एचसीएफ 200, तो 300 गुने 2 कितना आया 600, और संख्या क्या है, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 50, गुना करोगे तो ये भी कितना आ रहा है 600, यानी आपने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। HCF 2 आया और LCM आया 300। HCF में आपने छोटा वाला यूज किया पावर, LCM में आपने बड़ा वाला यूज किया पावर। अब ये नहीं कि यहाँ छोटा पावर 3 का 1 दिख रहा है तो ले लेंगे, नहीं, 3 का पावर यहाँ 0 है और 5 का पावर यहाँ 0 है, तो जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ पर HCF वाले में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो है वो भी हम लोग समझ गए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब आगे और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चंस में ये देखिए सब जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 570 एंड 1425 यानी 570 और 1425 का मसा ज्ञात करना है। मसा ज्ञात करने का मतलब है कि इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े थे, क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और उससे हमने इसको सीखा भी था कि किस तरह से इसको बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां R जो होता है वो 0 से लेके B के बीच में होता है। 0 हो सकता है लेकिन B नहीं हो सकता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि किसी भी दो संख्या के समूह को A बराबर बी क्यू प्लस आर यानी बड़ी संख्या, तो यहां चेक कीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, यहां बड़ी संख्या है 570, तो A इक्वल्स टू बड़ी संख्या है 1425, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा 1425 और B क्या आ जाएगा यहां 570। HCF निकालने का क्या तरीका है इसमें बच्चों इसमें HCF निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि A को हमेशा B के फॉर्मेट में लिखते जाइए तब तक जब तक R का मान 0 नहीं हो जाए, यही कॉन्सेप्ट था। तो A B जब पता था तो हम जरा लिखते हैं इसको और हम साइड में उसका कैलकुलेशन भी करते चलेंगे। लिखते हैं जरा, A का मान है 1425, इसको किसके टर्म में लिखना है, B के टर्म्स में लिखना है, तो 570। इसे कितना बार लगेगा, तो मैं यहां पर यही चीज आपको करके दिखा रहा हूं साइड में। 570 से अगर आप भाग दोगे 1425 को तो ये 3 बार तो आप लगा नहीं सकते हो, 2 ही बार लगेगा, 2 बार लगेगा तो आ जाएगा 1140, यही आएगा ना, हाँ 0 हासिल 1, हाँ तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, बच गया कितना, 3 में से 1 गया 2, 285 बचेगा। बोलो हाँ है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, ये R हो गया आपका और ये हो गया आपका Q, तो इंटू 2 अब प्लस R की जगह पर रिमाइंडर कितना बचा है 285। क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमने क्या बोला था कि जो B वाला है इसको बराबर किधर ले आएंगे, बोलो ले आएंगे
तो ये आ जाएगा 570, और आर वाले को यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां करेंगे 285, अब इससे गुना करेंगे, चलो करो तो देखो, अब इस 285 से 570 में भाग देंगे, दिया, चेक करते हैं, क्या 2 बार लगा सकते हैं क्या? 2 × 5 = 10 का 0 हासिल 1, 17 का 7 हासिल 1, 5, अरे ये तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर यानी 0 बच गया, अरे हाँ या नहीं? तो 285 से हमने 2 बार अब मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिमाइंडर यानी आर कितना बच गया? 0 बच गया। अब चूंकि फिर से आर क्या आ गया, चूंकि आर बराबर 0 हो गया तो ये जो 285 है यही HCF हो जाता है 280, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 285, यानी 285 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको ट्राई किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके फिर से क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि 272 और 1032 का मासा ज्ञात करें। तो यहां पर आप जल्दी से बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है? 1032। तो यहां पर a बराबर कितना आ जाएगा? 1032 आ जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा? 272 आ जाएगा। फिर आप लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R होता है। चलिए इस फॉर्मेट में लिखते हैं इस फॉर्मेट में। तो a कितना है? 1032 बराबर b कितना है? 272 इंटू q का मान अभी हम लोग चेक करेंगे। 272 से यहाँ पर भाग ले दीजिए, किस में भाग दीजिएगा? 1032 में। क्या 4 बार लगेगा क्या? चेक कीजिए तो, 4 दूनी 8, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2, 10 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बार लगाएंगे? 3 ही बार लगाएंगे। 3 बार लगाते हैं, कितना आता है देखो, 3 बार लगाओगे तो 2 तिहाई 6, 7 21 का हासिल 2, 3 दिन 6 2 8, कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। फिर आ जाए 10 में से 8 गया 2, यानी 216 बचेगा। बोलिए हाँ या ना? तो जब आप 3 बार लगाते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? 216 बचता है। तो क्या ये 0 आ गया? नहीं आया, तो लिख देंगे चूंकि r नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर आगे करेंगे, फिर क्या करेंगे? आगे करेंगे, ये वाला टर्म यहां खिसक जाएगा 272, ये वाला टर्म यहां खिसक जाएगा, एक ही बार लगेगा, ऑब्वियस सा बात है, 2 बार से ज्यादा हो जाएगा। कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6 बचेगा, चेक कर लो ना, यहां पे लगा दो 272 में, फिर से एक बार लगेगा 216, 12 में से 6 गया 6 बच गया, 6 में से गया 5, यानी 56 बचेगा। तो यहां आ जाएगा 56, क्लियर। फिर से R0 नहीं आ रहा है, जब तक R0 नहीं आए, जब तक R0 नहीं आए तब तक आपको ये प्रोसेस लगातार क्या करते रहना है? रिपीट करता रहना है। तो फिर से ये 216 यहां आ जाएगा और यहां पे 56 आ जाएगा, और इससे अगर मैं 4 बार लगाता हूं ज्यादा हो जाएगा क्या? देखिए जरा, 216 में लगा रहा हूं मैं, तो अगर 6 जगह 24 हासिल, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार लगेगा। 6 3 18 का हासिल 1, 3 5 15 1 16 बच जाएगा। कितना? 16 में से 8 गया 8, ये बच गया, 10 में से 6 गया 4, यानी मैं लगाऊंगा 3 बार तो रिमेनिंग बचेगा 48। फिर से R0 नहीं है, चूंकि R नॉट इक्वल्स टू
0। तो इसके आगे का प्रोसेस फिर आगे करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस फिर आगे करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फिर इसके आगे करेंगे तो 56 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 48 और एक बार लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 16 में से 8 गया 8। अब अभी भी r 0 नहीं है, जब तक यहां पर 0 नहीं आए, चूंकि r नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर से क्या करोगे, ये 48 को उठा के इधर डालोगे, बोलो तो फिर 48 हो जाएगा और 8 से लगाओगे तो ये 6 बार में लग जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो चूंकि जैसे ही r 0 हो गया, r बराबर 0, तो यहां पर जो है आपका b जो होता है उसका वो b हो जाएगा आपका HCF, इसलिए HCF बराबर 8। यानी ये है पूरा का पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके आप HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी बात की गई है। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 ऐसे ले लीजिए। मिलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि भाग एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में a 72 है, Q 8 है और R 0 है, तो B का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग है, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखिए यहां a बराबर BQ प्लस R, a कितना दिया है 72, Q कितना दिया है 8, R कितना दिया है 0, तो आपको लगा देना है। इसलिए a का मान लिखिए 72 बराबर b इंटू 8 प्लस 0, तो यहां से आ गया 72 बराबर 8b, इसीलिए b बराबर आ जाएगा यहां से, इसीलिए b बराबर आ जाएगा 72/8, है ना, 72 अपॉन 8, ये आ जाएगा 9, सो b इक्वल्स टू 9। सिंपल सा था, a का मान रखिए, q का मान रखिए, r का मान रखिए, b निकल के आ जाएगा। a का मान 72 रखा, q का मान 8 रखा, r का मान 0 रखा, b का मान निकल के 9 आ गया। चेक कर लो ना, चेक कर लो, b का मान अगर 9 रखते हो तो 9 गुने 8 प्लस 0 कितना आ गया 72 प्लस 0 कितना आ गया 72, a का मान कितना है 72। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपको समझना पड़ता है कि आपसे मांग क्या रहा है। इसको मैं फुल डिटेल में समझाता हूं, पहले एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। 3 धावक है, किसी को 3 घंटा लग रहा है, दूसरे को 4 घंटा लग रहा है, तीसरे को 8 घंटा लग रहा है। मान लो कि ये सर्किल है और इस पर 3 लोग दौड़ रहे हैं, ए बी सी। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, ए का, बी का और सी का। ए वापस 3 घंटे में आ जा रहा है, बी वापस 4 घंटे में आ रहा है और सी वापस 8 घंटे में आ रहा है। बोलो हाँ है ना, 8 घंटे में आ रहा है, एक 3 घंटे में आ रहा है, एक 4 घंटे में आ रहा है, एक 8 घंटे में आ रहा है। कह रहा है दोबारा पहली बार फिर कब मिलेगा, तो तब मिलेगा जब तीनों आ जाएगा एक जगह पे फिर से। तो ये 6 घंटे में दोबारा पहुंचेगा, 9 घंटे में तिबारा पहुंचेगा, 12 घंटे में चौबारा पहुंचेगा और 4 वाला 4 घंटे में आएगा, 8 घंटे में आएगा, 12 घंटे में आएगा। सी वाला 8 घंटे में आएगा, 16 घंटे में आएगा, 24 घंटे में आएगा। तो वो 8-8 घंटे पे आ रहा है। तो तीनों कब मिलेगा, जब तीनों का टाइम सेम हो जाए, यानी तीनों का कॉमन। लेकिन कौन सा पहली बार मिलना है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तीनों का गुणज होना चाहिए, तभी तो आएगा। ये 3-3 घंटे पे आ रहा है, ए कितने घंटे पे आ रहा है, ए आ रहा है 3 घंटे पे। क्लियर? बी कितने घंटे पे आ रहा है, बी आ रहा है 4 घंटे पे और सी कितने घंटे पे आ रहा है, सी आ रहा है 8 घंटे पे। क्लियर? तो ये जब तीनों एक साथ कब आएगा, जब प्रत्येक का मल्टीपल हो। ऐसा घंटा माना जाएगा जो 3 का भी मल्टीपल हो जाए,
4 का भी मल्टीपल हो जाए और 8 का भी मल्टीपल हो जाए, और कह रहा है कि पहली बार पुनः मिलने में लगा समय, तो दोबारा जब लौट के आएगा तो पहला बार फिर मिलने में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का जरूरत पड़ेगा, यानी एलसीएम का जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमको चाहिए एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड का तरीका है, हम वो लगा देते हैं। तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, चूंकि धावकों का प्रस्थान बिंदु समान है, अतः पुनः मिलने के लिए समय तीनों धावकों के द्वारा लिए गए समय का गुणज होना चाहिए। इसलिए एलसीएम ऑफ 3 घंटे, 4 आवर और 8 आवर्स लगा दो। कुछ कटने वाला है क्या? सिंपल सा बेसिक रूल से लगा देते हो, अगर तो ऐसे लगा देते हो 3 4 8, 2 से लोगे तो 3 3 ही रह जाएगा। अच्छा, 4 2 बार में और 8 4 बार में, फिर से 2 से लोगे तो 3 3 ही रह जाएगा, 1 और 2। तो एलसीएम बराबर यहां से निकल के आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, दैट विल बी 2 4 2 8 3 24 घंटे। यानी 24 घंटे बाद तीनों वहीं पर होगा। चेक कर लो, 3 घंटे वाला भी 8 बार घूम जाएगा, 4 घंटे वाला 6 बार घूम जाएगा और 8 घंटे वाला 3 बार घूम जाएगा, लेकिन सब का सब वहीं पॉइंट पर मिल जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे जिसमें कॉमन मल्टीपल की बात रहे तो आप उसका एलसीएम लोगे। क्लियर है? मजा आया? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और 3 अलग अलग धावक है, दोबारा कब मिलेगा, एक रेलगाड़ी छूटी, दूसरी रेलगाड़ी छूटी, तीसरी छूटी तो दोबारा कब मिलेंगी, तो जब भी ऐसा होगा कि एक बार स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और टाइम्स अलग अलग है तो आप उसका एलसीएम ले लोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा, ये काट दीजिए इसको। पूर्ण संख्या जो 16, 24 और 20 तीनों से कटे, यानी 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 24 का भी मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? तो 16 का, 20 का और 24 का। निकाल दोगे? इजी है। चलो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो लिखोगे 2, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। क्लियर? 20 का निकालोगे तो 20 का निकालोगे तो 2 से 10, 2 से 5। फिर आप 24 का निकालोगे तो 24 का निकालोगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। क्लियर है? यानी जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दैट इक्वल्स टू 2 का पावर 4। अगर आप लिखते हो 20 का तो ये लिखोगे कितना? 2 गुने 2 गुने 5, या इसी को लिखोगे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। और फिर आप लिखते हो क्या? फिर आप लिखते हो क्या? 24 का लिखते हो तो इसका लिखोगे 2 का पावर 3, यहाँ तो लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, यहाँ लिखोगे 2 का पावर 3 और गुने 3 का पावर 1। क्या लिखते हो? अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखा जाता है, हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं? एलसीएम के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों का महत्तम घात, सबका कौन सा महत्तम घात लेते हैं? महत्तम घात लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 का घात यहाँ 4 है, 2 है, 3 है, सबसे अधिकतम कौन है? 4। तो 2 का घात 4। 5 का घात तो एक ही सबसे ज्यादा है, तो 5 का घात, पहले 3 का ले लेते हैं। 3 का घात अधिकतम कितना है? तो 3 का भी घात अधिकतम है 1 और 5 का भी अधिकतम घात है 1, यानी 2 का पावर 4 यानी 16 गुने 3 गुने 5। तो 5 से 15 गुने 16, या 16 48 25, तो 48
गुने 5, 40 का 0 हासिल 4, 24 यानी 240। आंसर जो होगा वो होगा 240। क्लियर है? यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी जो इन तीनों से कट रहा हो उसको बोलेंगे 240। कैसे कि तीनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्लियर है बच्चों? जैसे भी ऐसा भी क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी संख्या तो आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल करोगे, सबसे लोएस्ट। और जैसे ही बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को कर देगा वह सबसे बड़ी संख्या, तो हाईएस्ट। सबसे बड़ी में हाईएस्ट, सबसे छोटी में लोएस्ट। याद रहेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लोगे, सबसे छोटी वाली बात थी इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। उस पात्र की महत्तम, यहां पर सबसे बड़ी आ गया, महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, यानी कंप्लीटली, आधा वादा नहीं, कंप्लीट मल्टीपल में हो, कंप्लीट मल्टीपल में हो, लेकिन हाईएस्ट बोल रहा है। तो हाईएस्ट बोल रहा है तो HCF, हाईएस्ट बोल रहा है तो HCF लगाएंगे। दो पात्र दे दिया है, 504 दे दिया है और 735 दे दिया है। अब इसका HCF आप निकाल दो, या तो यूक्लिड से निकाल दो या अभाज्य गुणनखंड से निकाल दो। हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। यहां पर लिखिएगा सॉल्यूशन, पात्र की महत्तम धारिता जो इन जो दोनों पात्रों में दूध को पूर्णतः माप सके बराबर हो जाएगा HCF ऑफ किसका 504 और 735। तो आप इधर पे लगा दो अभाज्य गुणनखंड वाला। सबसे पहले 504 का देखो, 2 से 7 से 9 बार में, ये 3 से लग जाएगा ना, ऐसा नहीं करते इसको। चलिए फिर लग जाएगा, 2 से आया तो 2 छक्का 12, 3, फिर 3 से लग जाएगा 21 और फिर 3 से लग जाएगा 7। ये हो गया 504 का। ठीक इसी तरह से 735 का अगर करोगे तो 7 3 10 5 15, 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा 3 दूनी 6 1, तो 3 चौका 12, 1 3 5 15 लग जाएगा। 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा, 5 से लगाओगे, 5 से लगाओगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, 4 5 9 45 और फिर लग जाएगा 7 से 7 बार में। तो आपको HCF निकालना है तो दोनों का आप लिखोगे अभाज्य गुणनखंड। लिखो जरा यहां पे अभाज्य गुणनखंड। 504 का लगाओगे तो इसको लिखोगे 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 7 का पावर 1। अच्छा, और 735 का क्या लगाओगे बच्चों? इसका लगाओगे क्या? 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 और गुने 7 का पावर 2। जब HCF की बात होती है तो सबसे कम वाला घात लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। बोलिए, तो इसलिए HCF जो होगा वो दोनों में कॉमन कम घात। तो क्या 2 यहां है तो 2 यहां है? नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 2 यहां 2 का पावर 3 है, यहां 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 0 का मतलब क्या? 1, तो जो कॉमन नहीं उसको लेंगे ही नहीं। यहां 3 का पावर 1 है, यहां 3 का पावर 2 है, ज्यादा वाला या कम वाला? कम वाला HCF में, तो 3 का पावर 1। 5 यहां है वहां नहीं है, नहीं लेंगे। 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 2 है, तो 7 का पावर 1 लेंगे, तो यह आ जाएगा 21। 3 का पावर 1 यानी 21 लीटर। तो अधिकतम जो आप लोगे 2 पात्रों का वो 21 लीटर का होगा, जो कि दोनों को माप सकता है। देखो 21 से ये भी कट जाएगा और 21 से ये भी कट जाएगा, और इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए। 21 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जिससे 504 भी कट जाए और 735 भी
कट जाए। तो जैसे ही महत्तम वाली बात है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दोनों हो जाए, तो आप क्या लोगे? HCF लोगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हो, एलसीएम वाला हो, HCF वाला हो। वास्तविक संख्याओं का पूरा इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस है मैं आपके लिए लेके आया हूं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इस एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का जितना भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो यूक्लिड विभाजन का हो, आधारभूत प्रमेय का हो, या फिर सिद्ध करना हो कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, या फिर शांत अशांत की बात हो, सारा कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, तो आप लोग इसको जरूर देखें, और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप इसको करके जाते हो तो आपको वास्तविक संख्याएं का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF। बहुत इजी है, ये पूछा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है? पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहां चेक कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन दूं ना, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये वीडियो है तो हम लोग तो इंटरेक्ट कर नहीं रहे डायरेक्ट, तो आप वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, और फिर सॉल्यूशन को मिलाओ, देखो कि सही होता है या गलत होता है, और आपका अप्रोच क्या था, मेरा अप्रोच क्या था, तब आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। वन शॉट है, वन शॉट। अगर ये 3 घंटे का वीडियो है तो आप इसको 6 घंटे देकर देखो, लेकिन खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स खुद से सॉल्व करने वाली चीज है। मैथ्स को आप दूसरे से सीखते नहीं है, दूसरे से सब उसका मेथड सीखते हैं सिर्फ आप, लेकिन आपको करना खुद होता है। तो इसको पॉज करके आप बना सकते हो पहले, फिर चेक करना कि सही है कि नहीं। चलिए, तो यहां अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 4 8, 2 से लगाएंगे तो 24, 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से 6, 2 से 3, ये 96 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अगर मैं 404 की बात करता हूं तो 2 से लगाएंगे तो 202 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आएगा। इसके अलावा कटने वाला है क्या कुछ? मुझे तो नहीं लगता है कुछ कटने वाला है। बहुत इजी है, देख लो। 101 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको लिखना पड़े 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का पावर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 अगुने 3 का पावर 1। और अगर 404 का लिखना पड़े तो ये आएगा 2 का पावर 2 अगुने 101 का पावर 1, 101 का पावर 1। हमने क्या बोला था कि HCF फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा LCM भी याद करना है, तो पहले HCF फाइंड आउट करने के लिए, HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं। यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 5 है, तो कौन सा लेंगे? 2 का पावर 2 लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंगे क्या? यहाँ 1 है, यहाँ 3 का पावर 0 है, नहीं लेंगे। यहाँ 101 का पावर 1 है, ऊपर नहीं है, नहीं लेंगे। लेकिन LCM में क्या करना पड़ता है? हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 5 है, कौन सा लेंगे? तो 2 का पावर 5 लेंगे। यहाँ 3 का पावर 0 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, कौन सा लेंगे? 3 का पावर 1 लेंगे। और 101 का पावर 1 है, तो इसका 101 का पावर, सॉरी 100 लिख रहे हैं 101 का पावर 1 है, तो 2 4 2 8 2 16 2 32 गुने 3 गुने 101, तो 32 गुने 303 गुना कर दोगे, जो आंसर आएगा कमेंट करके बता देना कि कितना इसका आंसर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं और LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। इसमें आपको कभी गलती नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट में लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर वाले में कभी गलती नहीं होगी, कुछ छूटेगा ही नहीं। वो कॉमन खींचने वाला जो होता है उसमें LCM में बार बार बच्चे गलती करते हैं। 2 वाला भी कॉमन हो जाता है, 3 वाला भी कॉमन हो जाता है, बहुत झंझट है। लेकिन इसमें बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी 4 को भी रहे तो सब में सबसे छोटा वाला जो पावर होगा उसी को HCF में लेंगे, और सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा उसी को LCM लेंगे। बहुत ईजी बनता है ये। चलिए जल्दी से इसका एसएस ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का मस 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। ये उस कॉन्सेप्ट से है जो मैंने आपको पढ़ाया था। गौर से चलते हैं पीछे और वो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था कि गुणनखंड प्रमेय, गुणनफल प्रमेय कहाँ है, भाजक प्रमेय, अच्छा कहाँ गया, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। चलिए ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये वाला प्रमेय था।
जो मैंने आपको पढ़ाया था कि दो संख्याओं के लिए ए और बी के लिए HCF गुने एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट था ना। और इसी पर अभी ये क्वेश्चन है, इसी पर ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये रहा कि दो संख्याओं का मसा 18 है और उनका गुणनफल दिया है। तो हम लोग जानते हैं गुणनफल प्रमेय से कि HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB बराबर क्या होता है A इंटू बी। तो आपको HCF दिया हुआ है भाई साहब, HCF कितना दिया हुआ है 18 गुने LCM आपको फाउंड करना है, LCM ऑफ AB फाउंड करना है और A गुने B गुणनफल कितना दिया है 12,960। तो इससे भाग दे दीजिए निकल जाएगा। LCM ऑफ AB बराबर आ जाएगा 12,960 और बटा में 18। 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 6, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 0। 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2, 0 नहीं 2, हाँ 4 है तो 3 एकम 3, 1 3 छक्का 18, 200 1600। फिर कट जाएगा 3 से 7 बार में 21, 2 0। दैट इज LCM बराबर आ जाएगा 720। इजी एज दैट। ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है आपको कि LCM और HCF को गुना करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अभी आपको मसा दिया है तो लसा निकाल दिए, अगर लसा दिया हुआ रहता तो मसा निकाल लेते, अगर लसा मसा दोनों दिया रहे संख्या गायब है तो एक संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। वास्तविक संख्याओं से 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, शायद ही कभी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में भी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी इसके रहते हैं। परिमेय अपरिमेय पहचानिए, शांत अशांत पहचानिए, अभाज्य गुणनखंड पहचानिए। तो इस तरह के 5-6 क्वेश्चन वहां रहते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन वहां हो गए 6 नंबर और 4 नंबर, यानी एक छोटा सा टॉपिक लगभग 8 से 10 नंबर कवर करता है आपके 100 नंबर के पेपर का। इसको पढ़ के जाइए और लगभग 8 से 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस का। है ना? बहुत इजी है, इतना मजा आता है ना इसको बनाने में। और ये हर साल पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ना है, 10th भी पढ़ना है, फिर आगे चल के 11th में भी पढ़ना है आपको रियल नंबर्स। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर आपको सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कि इसको बनाने का एक खास पैटर्न है और खास करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो कई तरह से इसको टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं सबसे लॉजिकल वाला जो है अप्रोच वो बता रहा हूं आपको। सबसे लॉजिकल अप्रोच जो है वो बताता हूं, जहां मैं इसको पहले एक परिमेय संख्या मानूंगा और फिर अपनी मान्यता को गलत साबित करूंगा। बेसिक अप्रोच यही है कि पहले आप इसको क्या मान लो, एक परिमेय संख्या मान लो और फिर उसको प्रूव कर दो कि ये परिमेय नहीं है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तो जो भी परिमेय संख्या होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √2 क्या हो जाएगा p/q, जहां p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और Q 0 नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट रहता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं हो और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, क्योंकि फिर वो सरल फॉर्म में नहीं रहेगा। 2/5 है तो 2 और 5 का कोई उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यही 4 अगर मान लीजिए 10 है तो इसको छोटा कर सकते हैं 2/5। तो ये है आपका परिमेय संख्या 2/5। ये भिन्न है। 4/10 क्या है? भिन्न है। 2/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर आप इसको p/q के रूप में लिखे हैं जहां कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। क्लियर? तो अगर हम ऐसा करते हैं और दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, अब बराबर आ जाएगा p² बोलो हाँ या ना? जैसे ही दोनों ओर स्क्वायर किए तो 2 = p²
क्यू स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पी स्क्वायर 2 का गुणज है, यानी 2 से कट रहा है, तो इसको गुणज लिखिए या 2 से विभाजित लिख दीजिए इसको। तो अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अरे किसी संख्या का वर्ग अगर विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित होता है, अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मान लो कि 5 का स्क्वायर अगर विभाजित है तो 5 भी विभाजित होगा, क्योंकि वही संख्या 2 बार आ रहा है, तो नीचे वाली संख्या से वो कटेगा ही कटेगा। तो p भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब चूंकि p 2 से विभाजित है तो इसीलिए हम p को लिख सकते हैं 2k, दो से विभाजित है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 2k। 2 गुने कोई संख्या, कोई कांस्टेंट, p 2 से विभाजित है तो p बराबर 2k लिख सकते हैं। तो अब इसमें डालिए, इसके आगे का चीज है तो मैं इसको जरा सा नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। चलिए कि p चूंकि 2k है तो इस इक्वेशन में डालोगे तो p स्क्वायर बराबर है 2q स्क्वायर। p का मान 2k डालोगे तो 2k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो ये 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो 2 से 4 कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो यहां से फिर से दिखाई दे रहा है कि q भी क्या है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब देखिए p भी 2 से विभाजित हो गया और q भी 2 से विभाजित हो गया। देखो q भी 2 से विभाजित हो गया, यानी p और q दोनों 2 से विभाजित हो गए। हम क्या माने थे, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसलिए यहां पर चूंकि दोनों में, कौन दोनों में, p और q दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ आ गया। अतः हमारी मान्यता साबित हुआ। हम बोले थे, हम मान के चले थे कि ऐसा है कि p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको देखने को मिला कि p भी 2 से कट जा रहा है और q भी 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो क्या है, गलत है। इसका मतलब ये परिमेय नहीं, क्या है, √2 अपरिमेय है। अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो, आपको फुल एंड फुल 2 नंबर है तो 2 नंबर में, 5 नंबर है तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का तरीका। एक बार इसको फिर से मैं समझा देता हूं कि सबसे पहले आप क्या लोगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला था, हमने परिमेय मान लिया, तो √2 को हमने लिखा p/q, जहां p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था तो दोनों ओर स्क्वायर किए तो 2 हो गया और ये हो गया p² स्क्वायर। यहां से p² बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो p² बराबर आया 2q स्क्वायर। तो यहां से दिखा कि p² 2 का गुणज है, यानी 2 से कट रहा है, तो p भी 2 से कटेगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से कटता है तो वो संख्या भी अभाज्य संख्या से कटता है। ये प्रमेय है, ऑलरेडी प्रूवन है। तो p को हम फिर 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो p बराबर हम 2k लिखे और p बराबर 2k लिखे यहाँ पर, तो p का मान 2k लिखे तो ये हो गया 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो 2 से ये कट गया तो q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया, तो q भी 2 से विभाजित हो गया। इसका मतलब p और q दोनों 2 से विभाजित हो गया, जो कि हमारी मान्यता में था ही नहीं। हमारी मान्यता में था कि कोई भी संख्या इन दोनों को नहीं काट सकता है सिवाय 1 के, सिवाय 1 के कोई और संख्या नहीं काट सकता है। लेकिन हमको दिख रहा है कि 2 भी p को भी काट रहा है और q को भी
काट रहा है। तो हमारी मान्यता पूरी तरह से गलत साबित हुई, खंडित हुआ, और इसके साथ ही ये प्रूफ हुआ कि √2 क्या है, परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के इसको देता है ताकि आप लोग डर जाओ। डरना नहीं है, कुछ भी प्लस माइनस गुना दे, घबराना नहीं है। हमको पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्वेश्चन को छोटा करने के लिए नहीं तो 2 पार्ट में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अटेंशन प्लीज, ध्यान से। प्यारे बच्चों, अगर आप √3 को भी प्रूफ करने जाइएगा तो क्वेश्चन लंबा होगा। तो ये एग्जामिनर मान के चलता है उस समय में कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पर प्लस माइनस या गुना में है, तो वो ये मान के चलता है कि रूट वाला जो है वो क्या है, अपरिमेय है। तो इसको आप प्रूफ करने मत चले जाइएगा कि √3 को पहले प्रूफ किए फिर आप करेंगे, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कर सकते हैं, अच्छा तरीका भी वही है, लेकिन एग्जामिनर मान के चलता है कि √3 को क्या मानते हैं, अपरिमेय। तब यह क्वेश्चन आगे बढ़ा के आपको देता है। तो आप यहां चेक कीजिए कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय बोला था, हमने फिर से क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। क्लियर? मान लिए। तो इसको हम फिर से किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 माइनस √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। अरे बोलो हाँ या ना। ये परिमेय, ये भी क्या है, ये परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय। हम ये मान के चले हैं अभी से, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सारी बातें हो गई। तो अब जरा चेक करो, बराबर के इधर उधर, ये -3 है, इसको उधर ले जाएंगे और P/Q को इधर ले आएंगे। तो 5 माइनस P/Q बराबर इधर आएगा √3। बोलो हाँ या ना। ये √3 इधर था माइनस में, इधर गया तो कौन सी में आ गया, प्लस में। ये इधर प्लस में था, इधर आया तो कौन सी में आ गया, माइनस में। अब एक बात बताओ, 5 क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का अंतर इधर क्या आया, परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या। बोलो हाँ या ना। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर जोड़ गुना भाग हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। और इस तरफ क्या है, अपरिमेय है। बोलो हाँ या ना। √3 क्या है, अपरिमेय। तो कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। और 5 माइनस √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात आया समझ में। पहले हमने लिया 5 माइनस √3 को परिमेय, हमने उसको P/Q के रूप में लिखा। फिर हमने 5 को इधर से उठा के इधर लाया, या सॉरी √3 को इधर लाया और P/Q को इधर लाया। इस तरफ क्या है, 5 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। बोलो, R से तो रियल हो जाता है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों जब घटेगा, जुड़ेगा, गुना होगा तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या होगा। जोड़ घटाओ गुना भाग हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। और इस तरफ हमको √3 अभी अभी देखने को मिला है, √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या हो तो कभी भी वो सत्य नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए 5 माइनस √3 भी क्या है, अपरिमेय है। बच्चों बिल्कुल इसी अप्रोच से बनाना है आपको। √3 को फिर परिमेय सिद्ध करना है या अपरिमेय सिद्ध करने की ओर नहीं बढ़ना है। इतना से भी काम आपका चल जाएगा। 2 नंबर में पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताएं, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताएं कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। मैंने आपको बताया था कि शांत या अशांत का सीधा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई संख्या ऊपर कोई भी कांस्टेंट रहे, नीचे 2 का पावर m रहे और गुने 5 का पावर n रहे, तभी ये शांत होता है। और अगर ऐसा नहीं रहे, इसके अलावा कुछ भी रहे, तो क्या होता है, अशांत होता है। यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको। तो ऊपर वाला से पहले चेक कीजिए कटने वाला है कि नहीं। 13 अभाज्य है, 343 है। 343 का आप गुणनखंड निकालिए, ये लगता है 7 से कट जाएगा। 7 चौका 28,
6 7 नंबर 63, फिर 7 से कट जाएगा ये 7। तो ये जो मल्टीपल आ रहा है ये आ रहा है 13/7 का पावर क्यू। क्या इसमें 2 या 5 है? नहीं, 7 आया, मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये सब पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट में आपको, चूंकि इसमें 2 या 5 के अलावा लिखिएगा, चूंकि क्या बोलते हैं, हर में 2 या 5 के अलावा संख्या 7 है, 7 है, तो यह अशांत दशमलव है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं शांत अशांत के। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि ऊपर नीचे में कुछ कटने वाला है कि नहीं है। जनरली कटने वाला नहीं रहता है, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को आप गुणनखंड कीजिए और चेक कीजिए कि उस गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ रहा है क्या। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, या फिर 13 आ रहा है, 11 आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो अशांत है। अगर सिर्फ 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है, या तो सिर्फ 2 का है तब भी वो शांत है, या तो सिर्फ 5 का है तब भी वो शांत है। अगर 2 और 5 भी है तब भी वो शांत है। तो 2 रहे, 5 रहे या दोनों रहे तो वो शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा तीसरा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। क्लियर? ये है लास्ट क्वेश्चन आज का कि 2.74 के ऊपर रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि इस संख्या को ऐसे लिखा जाएगा, 2.7 और 4 दोनों पे रेकरिंग है ना, इसका मतलब ये होगा 2.747474 अनंत तक। इस संख्या का ये मतलब है। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट टर्म्स में कैसे लिखा जाता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं 2 नंबर में अगर पूछे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं P एक संख्या है जो है 2.747474, ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए मैंने ये मान लिया कि इसको आपको इसलिए ये बोल रहा है कि P/Q के रूप में बदलिए, क्योंकि ये क्या है, हमने बोला था कि अशांत है लेकिन आवृत्ति है 747474, ये रिपीट कर रहा है। तो जब अशांत रहे लेकिन आवृत्ति रहे तो इस कंडीशन में ये क्या होता है? परिमेय होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए आप बोल रहा है कि भाई इसको लिख के दिखाओ। अगर सिंपल 2.74 रहता तो हम लिख देते 274/100 और इसको छोटा कर देते, लेकिन ये तो है नहीं, तो कितना 100 डालते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। 2.74747474 लिखते जातेंगे और नीचे में 100 का शून्य बढ़ाते चले जाएंगे, 0 0 0, तो वो कोई सही संख्या तो हुई नहीं। तो इसको लिखने का एक स्मार्ट तरीका है। कैसे है देखते हैं। तो P बराबर इतना आया। अब चेक करो कि ये 2 संख्या के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम इसको 100 से गुना भी कर दें तो ये 100P हो गया, और 100 से गुना करेंगे तो दशमलव की इधर वाला 2 संख्या कहाँ आ जाएगा? 274। अब फिर आएगा 74, ये वाला 74 आ गया, ये वाला 74 आ जाएगा, और ये खत्म अभी नहीं होगा। अरे भाई साहब, ये खेल है कि 2 संख्या इधर ले भी आए तो चूंकि ये अनंत तक जा रहा है तो समुंदर में से 2 को खींच भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मजेदार चीज ये हुआ कि अगर हम इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं और इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं तो गौर से देखो, समीकरण 2 - 1 से तो 100 में से 1 घट गया तो 100P - P बराबर 274। इधर तो सब सेम है ना, है 74 74 74 74 74, यहाँ भी 74 74 74 जीरो आ जाएगा, तो 274.74 पे डॉट 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 -2 पे 74 डॉट 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 डॉट, तो ये आ जाएगा 99P और ये आ जाएगा आपका 274 में से 2 गया 272। तो इसलिए P बराबर कितना आ जाएगा? 272/99। ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये कितना इंटरेस्टिंग सा है कि एक बहुत अनंत तक जाने वाली संख्या को हम छोटे से रूप में लिख दिए, और ये भाग करके देखोगे तो यही स्टेटमेंट आता चला जाएगा। ये है इसकी खूबसूरती। इसी टाइप से अगर सिंपल 1 पर रहता तो 10 से गुना करते,
अगर बाद में सिर्फ और सिर्फ 4 पर आता तो एक बार 10 से गुना करेंगे, एक बार 100 से गुना करेंगे। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो भी पूछे जाते हैं, शांत अशांत हो, दशमलव प्रसार लिखना हो, भिन्न रूप में बदलना हो, यूक्लिड विभाजन हो, अभाज्य गुणनखंड हो, सारा का सारा पूरा का पूरा यहाँ पर वास्तविक संख्याएं होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद का लेकर वन शॉट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। दीप बिहार आपकी सेवा में। लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए सेशन तो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।